हेलो विद्यार्थियों। तो अपने अब 11वीं का लेसन नंबर 1 के स्वाध्याय हल करेंगे। तो स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन काफी इजी हैं, आपको अपने आप आ जाएंगे। कुछ ही हार्ड है, अपने वो करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 देखा है कि जिन निम्न कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे H2O दिया है, CO2 दिया हुआ है, हर एक का मोलर द्रव्यमान निकालो, यानी इसका मोलर मास निकालो। तो सबका हमने पहले किया हुआ है 9th में भी। भाई H2O में 2 H है, एक O है, H का 1 होता है, O का 16 होता है, कितना जाएगा? हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। C का आपको पता है 12 होता है, 2 दिया हुआ है, लिख दो, 2 का O का 16 है, तो कितना हो गया जोड़कर 44 आएगा। ठीक है, इसी भी आपका CH4 का है, कार्बन है के 4 H है, कार्बन का 12 होता है अणुभार, C का H का 1 होता है, कुल मिला के 12 4 16 ग्राम पर मोल आ गया। तो इसकी इकाई क्या है? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो भी आपको दिया हो आपको ऐसे हल करना है और काफी इजी होता है। और जो कुछ मान हार्ड मान है आपको एग्जाम में देंगे, बाकी जो नॉर्मल मान है H का 1 होता है, O का 16 होता है, N का 14 होता है, आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ही मान आपको, जो मान हार्ड होंगे या बाहर के मान आपको लिख के देंगे अणुभार में, लेकिन जो सिंपल मान है जो हमेशा यूज होते हैं वो मान आपको लिख के नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं अपने, चलो क्वेश्चन नंबर 1.2। NO2SO4 सोडियम सल्फेट के तत्वों का परसेंट निकालो। इसका एक सूत्र होता है, आपको देख लो ध्यान से इसका फॉर्मूला। इसका भी तत्वों का निकालना। इसमें क्या तत्व आया हुआ है? इसमें Na आया हुआ है, सल्फर आया हुआ है, O आया हुआ है। तो जिस तत्व का परसेंट निकालना हो उस तत्व का कुल द्रव्यमान, ठीक है, मतलब उसका जो होता है अणुभार, या उसको उसका बोलोगे Na दिया हुआ है, का 23 होता है, तो 2 Na दिए हुए हैं, तो 2 Na का आएगा परमाणु भार बटे में युग्म का कुल अणुभार, टोटल द्रव्यमान, तो उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, तो अपने जो लिखो यहाँ पे Na का निकालना है, तो 2 Na दिए हुए हैं, Na का होता है 23। ठीक है, तो Na का 23 हो गया, कुल कितना हो गया? तो 2 Na है, 1 S है, यहाँ पे 4 O है, पूरा मान निकाल लो, गुणे में 100 आ जाएगा सूत्र में। तो अपने हल करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा 32.39%। अब आपको चलो S का निकालना है, एक ही S है, ऊपर आएगा एक S का आएगा परमाणु भार बटे कुल परमाणु भार। कुल तो आपने एक बार निकाल चुके हो, हर बार सेम आना चाहिए। कुल कितना आ रहा है? नीचे 142 आ रहा है सबका। तो इसका क्या होता है? इसका होता है 32 बटे में आएगा 142 गुणे 100। इसका हल कर लो। चलो फिर क्या करोगे? चलो अब O का आपको अपने आप निकालना है। ऊपर आएगा कितना आएगा? ऊपर आएगा 4 O का परमाणु भार, कितना हो जाएगा? 64 बट टोटल करके गुणे 100 कर देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको उसका हर एक का परसेंट निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल इसका सूत्र है, तत्व का जो परसेंट निकालना हो बराबर यौगिक में तत्व का कुल द्रव्यमान, तो मतलब उसका कुल परमाणु भार बटे में यौगिक का कुल अणु द्रव्यमान, पूरे अणु का द्रव्यमान गुणे 100। आपने हल किए, अब O का अपने आप करना। तो सवाल नंबर 1.3 है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये हमको कुछ एक ऑक्साइड दिया हुआ है, उसका Fe का परसेंट दिया है और O का परसेंट दिया हुआ है, और कह रहा है कि उसका मूलानुपाती सूत्र निकालो। ठीक है, तो जहां भी ऐसे दिया जाए तो आपको ये वाला टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल आपको बार बार बनाओगे तो पक्का हो जाएगा। तो तब तो लिखो क्या दिया हुआ है, Fe और O दिया हुआ है सवाल में, उसका परसेंट कितना दिया हुआ है लिख दो कीमत। अच्छा, अब यहां से जो आपको नया आना चाहिए, उसका हर एक का परमाणु भार, जैसे Fe का 56, O का 16 याद होना चाहिए। अब जितना जो आपका परमाणु भार हो, ठीक है, जो आपका परसेंट दिया है, तो परसेंट में इसका भाग दे दो परमाणु भार का, दोनों में। जो को संख्या मिल रही है उस संख्या में जो संख्या सबसे कम संख्या हो, जैसे 1.24 है, 1.88 है, सबसे कम कौन सी है? 1.24 है, उसका भाग सब में आएगा। ठीक है, उसका भाग, जैसे इसका भाग 1.24 भागे 1.24, 1.88 भागे 1.24, जो यहाँ कम आएगा उसका भाग सब में देने का, ये रूल है। तो आपके और आगे सवाल करेंगे इसके बेस पे। तो यहाँ कितना आ गया? भाग देंगे तो 1 ही आने वाला है। यहाँ आ गया 1.5। अगर ये वाली वैल्यू 1.6 आती तो अपने बोलते भाई जिसका पूर्णांक 2 आ गया, 1.8 आती तो 2 आ गया, पर यहाँ पे 1.4 आता तो बोलते 1 ही रहेगा, पर 1.5 बीच में आया हुआ है, तब इसका अपने 1.5 रखेंगे, ये 1 का मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका अनुपात आ गया, कितना अनुपात आया भाई? Fe आया 1 और O कितना आया? 1.5 आया। तो लिखेंगे अपने इसका अनुपात में Fe अनुपात है O, Fe का 1, O का 1.5। लेकिन ये संख्या अपूर्णांक है, इसको डबल कर दो, 1 का 2 हो गया, 1.5 का 3 हो गया, तो संख्या लिखनी पड़ती पूर्णांक में, क्योंकि यह सूत्र में पूर्णांक में आता है। तो आंसर आ गया आपका Fe 2 आ गया और O 3 आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करना सवाल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते अपने, अब एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको कुछ यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, पे कहा भाई इस अवस्था में प्राप्त CO2 की मात्रा निकालो। तो पहला पर लिखा भाई 1 मोल C
हवा हम गर्म करें तो कितना निकलेगा CO2। तो देख लो यहाँ पे भाई 1 मोल, ये अपने कैसे निकल होता है 1 मोल यानी कि कार्बन प्लस 1 मोल O2 इक्वल टू 1 मोल CO2। तो ये बस नियम हो गया भाई, 1 मोल लेंगे तो 1 मोल मिलेगा। ठीक है, तो हमको करना भाई 1 मोल लिया गया है, या हवा में हवा कितना कुछ लिखा नहीं गया है, हवा अपन ने पूरी मान लेते हैं 1 मोल ली गई है, हो गया आंसर। 1 मोल कार्बन लिया तो 1 मोल मिलना चाहिए CO2। तो CO2 का कितना वजन होगा 1 मोल का, सी का कितना होता है 12, ओ का 16, 2 बार ओ दिया है तो 32, कितना हो गया 44। आंसर आ गया 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम CO2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब लिखा हुआ है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 में जलाया जाता है पर। तो गैस दी हुई है, ये गैस है O2 गैस बोल देंगे इसको। तो ये O2 है, खाली O नहीं है, O2 भी लिखना पड़ेगा। फिर से वही नियम भाई, सी का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल मिलेगा। ठीक है, पर 1 मोल लेने के लिए भी 1 मोल चाहिए ना। कितने ग्राम दिया हुआ है 16 ग्राम दिया हुआ है, होना चाहिए था 1 मोल का होना चाहिए 32 ग्राम, हमें कम दिया हुआ है। तो जो कम वाला हो उसमें से नक्की करने का भाई, जब 32 ग्राम पे 44 मिलेगा CO2, 16 कितने मिलेगा, इसका आधा मिलेगा 22 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखने का कि कितना कार्बन कितना है, क्योंकि कार्बन 12 तो कितना O2 होना चाहिए था, O2 होना चाहिए था 32, लेकिन हमें 16 दिया हुआ है। तो जो कम दिया हुआ है उसी पर गणना करने की भाई, जब 32 में 44, 16 में कितना आएगा 22 ग्राम। ऐसा आपको न करना हो दूसरा एक रास्ता है, जिसे आपने ऊपर चेक किया था भाई, 1 मोल पे 1 मोल मिल रहा है ना, 1 मोल पे 1 मोल मिल रहा है CO2। यहाँ पे O2 कितना मोल होगा, ग्राम 16 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 16 ग्राम दिया, तो O2 का मोल निकाल लो, 16/32, उसका द्रव्यमान बटे अणुभार, कितना मोल आ गया 0.5 मोल आ गया। अब यहाँ देख के बताओ भाई, 1 मोल पे 1 मोल, तो 0.5 मोल पे 0.5 मोल, 1 मोल O2 पे 1 मोल CO2 मिलेगा, तो हमें 0.5 दिया गया, तो 0.5 मोल पे 0.5 मोल CO2। इसका कितना भार होगा CO2 का भार 0.5 मोल का, तो अपने जानते हैं इसको। तो अपने इसको हल करेंगे तो CO2 का वजन इक्वल टू मोल गुणे परमाणु भार, मोल हमको 0.5 आया अपना, 44 अणु भार होता है। तो क्या होगा CO2 का कितना आएगा, आ जाएगा 22 ग्राम। तो सेम आंसर आएगा, खाली तरीका अलग अलग है। अब एक हमें नया सवाल दिया है, सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है भाई, V दिया है 500 ml, आप सवाल लेके बैठना बुक में से, सवाल नंबर 1.5। क्या क्या आपको पहले लिखने आना चाहिए, क्या क्या दिया गया है। V मतलब होता है आयतन विलयन का, 500 ml दिया गया है, उसका मोलारिटी, इसको बड़ा में बोलते हैं, 0.375 दी हुई है। उसका वेट निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, उसका अणुभार दिया हुआ है, तो अणुभार के 82.0245 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो जब दिया मोलारिटी, ठीक है, तो आपने सुना होगा मोलारिटी का सूत्र होगा, तो 1000 गुणे विलय का वजन बटे उसका अणुभार बटे में VmL, किसके ml में किसका आयतन, तो ml आएगा विलयन का आयतन। कितना विलयन दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है, बस एकदम मान रखिए अपने क्या निकालना है, W निकालना है। तो W अपने आप अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आपको सूत्र याद होना चाहिए कि मोलारिटी क्या होता है। आगे बढ़ते चलो, अपने फिर से एक नया सवाल दिया हुआ है 1.6, यहाँ में M निकालना है। ठीक है, किसका, सांद्र H3 का, और लिखा हुआ भाई यहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान परसेंट 69%। द्रव्यमान मतलब इसका मतलब होता है वेट बाय वेट, अपने करते हुए घनता दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml। समझ इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखूं मैं यहाँ पे लिखा होगा भी कि 69% द्रव्यमान परसेंट, इसका मतलब होता है 69% वेट बाय वेट H3। ठीक है, तो इसमें जो पहला बात है ये विले, इसे विले कहते हैं। जो किसी क्या कहलाएगा, ये विले है, ये क्या कहलाएगा विले। कितना दिया हुआ है 69 ग्राम, जो इसको बोलेंगे अपने विलियन, ये कितना 100 दिया हुआ है, 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, हमें निकलना क्या, हमें निकलना है मोलारिटी। तो सूत्र क्या होगा, 1000 गुणे विलय का वजन बटे उसका अणुभार और उसका आयतन विलयन का। पर यहाँ विलयन 100 ग्राम दिया गया है, हमको निकलने हम करना है ml में। ठीक है, विलयन हमको ml में चाहिए। क्या काम आएगा, घनता काम आएगी, घनता ग्राम पर ml। इसका मतलब होता है कि 1.41 ग्राम 1 ml का। ठीक है, तो उसके बाद से निकाल लो ml, देखो यहाँ पे 1.41 ग्राम बराबर 1 ml। तो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया विलयन, 100 पे कितना, तो अपने हल करेंगे 100 गुणे 1 बटे में 1.41 आ जाएगा आपका 70.42 ml विलयन। बस एकदम मान समीकरण में तो अपने सम्मानित दिए, तो हमको आंसर आ गया 15.5 मोलारिटी, मोल पर लीटर। सवाल नंबर 1.7, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम में कॉपर का कितना मात्रा होगी, कितना वजन होगा। तो पहले हम निकालेंगे भाई कॉपर सल्फेट में
कुल अणुभार कितना है इसका। तो कॉपर का होता है, उसका होगा परमाणु भार 63.5, सल्फर का होता है 32, ओ का होता है 16। अपने ऐसे हल करके निकालेंगे उसका अणुभार 159.5 यू। यू मतलब होता है यूनिवर्सल मास, या उसकी इकाई जो भी हो ग्राम पर मोल, उसके बदले में यू लिख सकते हैं। अब निकालो भाई कॉपर सल्फेट का मोल कितना है, हमें 100 ग्राम दिया गया है, मोल कितना दिया हुआ है। हमेशा पहले मोल निकालने का, क्योंकि मोल का आगे बहुत काम आने वाला है। जिसे मोल निकालना आपको आ गया तो हर सवाल में मोल काम आता है। तो मोल इसका वजन दिया कितना दिया है 100 ग्राम, उसका अणुभार कितना है 159.5। कितना आंसर है, आंसर आएगा 0.627 मोल। अब यहाँ पे आपको ऐसा हल लिखना आना चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट है बराबर, इसका पूरा एक मान लो पूरा 1 मोल है ये। इसमें कॉपर कितना है, कॉपर 1 मोल है, सल्फर 1 मोल है और 4 मोल ओ परमाणु है। कहने का मतलब पूरे 1 मोल अणु में, किसके 1 मोल अणु में, तो कॉपर सल्फेट के 1 मोल अणु में कॉपर का 1 मोल, सल्फर का 1 मोल, ओ का 4 मोल परमाणु है। देखो यहाँ पे भाई कि कॉपर सल्फेट में 1 मोल में कॉपर का 1 मोल आया हुआ है, 1 मोल क्या आया हुआ है, उसका परमाणु आया हुआ है, ये पूरा अणु है। अब हमने कुल कितना लिया है कॉपर सल्फेट, लिया हुआ 0.627। देखो यहाँ पे 0.627 मोल में कॉपर का कितना होगा, सेम होगा। 1 मोल में 1 है तो उतने मोल होगा। कॉपर का मोल आ गया, ठीक है। जब मोल आ गया तो उसका वजन निकालो। कैसे वजन निकालते हैं, मोल क्या होता है, तो वजन बटे अणुभार। वजन हमको निकालना है, मोल हमको मालूम पड़ गया, कॉपर का मोल कितना मालूम पड़ गया 0.627 और यहाँ बटे में आएगा उसका अणुभार 63.5। बस गुणा कर दो आपस में, इसका भार आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 39.81 ग्राम कॉपर मिलेगा। इसे फिर से एक बार रिपीट करना, सवाल काफी इजी है और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 1.9, यहाँ पे औसत परमाणु भार निकालना है। तो पहले आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। किसी का भी औसत निकालना हो परमाणु भार, तो आपको 2 अलग अलग दिए होंगे, समस्थानिक दिए होंगे। बोलोगे समस्थानिक ए का अंश, कैसे अंश निकालते हैं, तो जो भी इसका दिया हो परसेंटेज बटे में 100 कर लो, उसका अंश आ जाएगा, गुणे ए का ओ का परमाणु भार बराबर, समस्थानिक बी का अंश गुणे बी का परमाणु भार। मान लो सी भी दिया होता तो प्लस करके सी का भी आता, जोड़ के आंसर आ जाएगा। चलो हमको सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 1.9, जो Cl35 समस्थानिक है उसका इतना परसेंट दिया हुआ है और Cl37 का परसेंट दिया हुआ है 24.23% दिया है। मुझे निकालना है औसत परमाणु भार। तो जो ऊपर का सूत्र उसमें लिखो मान, सूत्र में भाई इसका कितना अंश होगा, तो 75.77% बटे में 100 गुणे उसका कितना होगा परमाणु भार दिया हुआ है समस्थानिक का 35, ऊपर लिखा हुआ 35 आ गया, प्लस जब उसका कितना हुआ अंश, तो उसका परसेंट दिया हुआ 24.23 बटे में आएगा 100 गुणे उसका परमाणु भार कितना दिया हुआ है ऊपर 37। तो अब इसको जो आंसर निकाल लो, हल करके जोड़ लो इसको, आंसर आएगा 35.5 यूनिवर्सल मास या ग्राम पर मोल। तो अपना सवाल नंबर 1.8 और 1.3 दोनों सेम ही है, तो उसको उसे हल कर लेना, सेम सवाल है। आ जाओ 1.10 पे। तो C2H6 इसे बोलते हैं इथेन। इथेन के 3 मोल में C परमाणु के कितने मोल हैं, H परमाणु के कितने मोल हैं, इथेन के अणु कितने हैं, ठीक है। तो पहले ये 3 भूल जाओ, 3 नहीं वाला नहीं दिया हो, तो C2H6 पूरा 1 मोल है, ठीक है। इसमें C के कितने मोल है, तो ये पूरा 1 अणु होते हैं, C के 2 मोल है, H के 6 मोल है। अगर 1 मोल दिया हो तो अब 3 मोल दिया हुआ है, क्या बोलोगे अब भाई कि 1 मोल में कार्बन के 2 मोल, 3 मोल में 6 मोल, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 6 मोल, ठीक है। अब यहाँ देखो एच में देख लो भाई, इसके 1 मोल में कितने, इसके 6 मोल है। देखो यहाँ पर C2H6 के 1 मोल में इसके 6 मोल है, हमें बोला है कुल 3 मोल दिया गया हो, 3 मोल दिया गया हो, तो 3 मोल में कितने एच होगा, 6 18 मोल आ गया। आपका लास्ट क्वेश्चन, इथेन के अणु संख्या निकालो। इथेन में कितने अणु संख्या होगी, मोल नहीं अणु बोल रहे हैं, तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं, सबको पता है भाई, 1 मोल में अपने पढ़ चुके हैं मोल संख्या। 1 मोल में अणु होते हैं 6.022 10⁻23 अणु होते हैं, तो 3 मोल दिया गया है, 3 मोल में कितने अणु होंगे, गुणा कर 3 गुणा करो, 3 गुणे 6.022 10⁻23, तो अपने गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 18.06 गुणे 10⁻23 अणु प्राप्त होंगे। चलो आगे सवाल दिया गया है 1.11 पे, चीनी का वजन दिया गया 20 ग्राम, उससे 2 लीटर पानी में घोला गया है, 2 विलियन दिया गया है, उसका निकालना है मोलरिटी। विलियन 2 लीटर और चीनी कितना है 20 ग्राम। फिर इसका पहले अणुभार निकाल लो, C12 यानी 12 गुणे 12, फिर 22H है 22 गुणे 1
और 11 है, तो 11 गुणे 16, 16 उसका अनुभार है ऑक्सीजन का। आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। अब सूत्र ध्यान क्या निकालना है, निकालना मोलरिटी है। इसका मतलब होता है 1000 गुणे विलेय का वजन, विलेय का अनुभार बटे में विलेयन का आयतन। आसपास निकालना हो भाई विलेय का मोल बटे विलेयन का आयतन लीटर में, यहाँ पे ml में है। तो चलो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 हो गया। कितना वजन दिया हुआ है, ग्राम में 20 आ गया। अनुभार कितना होता है 342, और कितना होगा लीटर दिया हुआ है 2 लीटर, कितना आएगा ml में आ जाएगा 2000 ml। आंसर आएगा 0.292 मोलरिटी। ऐसा निकालना हो भाई मोल पर लीटर मोलरिटी, तो चलेगा मोल निकाल लो। मोल क्या होता है, दिया गया वजन बटे अनुभार, वजन दिया 20 ग्राम बटे अनुभार 342, वी लीटर में है, 2 लीटर में 2 लिएगा, कोई बदलना नहीं है। यहाँ 2 लीटर का 2 लीटर आएगा, भाग दे दिया मैंने, तो आंसर आ गया सेम। तो इसको हल करना अपने आपसे, बहुत इजी सिंपल सवाल है। एग्जाम में सवाल मोस्टली 1 नंबर में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, तो खाली 1 नंबर में आते निकालो, कुछ करना नहीं, खाली मान रख के इसका आंसर निकालना है। तो ये सब सवाल एक अलग नोट में बनाओ, नोट में लिखो, क्योंकि सवाल आपके यहाँ पर ही नहीं, आपके जेडब्ल्यू या गुस्केट या नीट उस पर भी पूछते हैं, नॉर्मलिटी के, मोलरिटी के, वेट बाय वेट के, मोल के। तो आपको सवाल बाद में काम आने वाले हैं, इसलिए इसको अलग नोट बना के उसमें ध्यान से समझो और लिखो।